हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मेरा नाम देवी सिंह है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा जो हमारा चैप्टर था जो इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति। आज के जो हम लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, करीब 6 से 7 घंटे का चैप्टर है। इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जो इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी सारी क्लास है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए, ये हमारा जो ऐप है भटनेर आईएएस, ये ऐप है। तो इसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, यानी सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ में इसमें से कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा और इसमें से 4 टेस्ट मिलेंगे जो कि 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा एक। इसमें सारा कंप्लीट जो पैकेज है ये 750 रुपए का, ठीक है। बहुत रीजनेबल प्राइस है इसका। ये जो अगर आप वर्थ की बात करें तो इस पूरे कोर्सेज का वर्थ 10,000 से ऊपर का है, लेकिन आपको ये मात्र और मात्र 750 रुपए में मिल रहा है। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि चैप्टर पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ये चैप्टर एक्चुअल में क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये है क्या, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज ये हमारा ये 3rd चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर है और 3rd चैप्टर के पहला लेक्चर है मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। मैं प्लेलिस्ट आज एक बार बोलता हूं, ठीक है सर को, तो प्लेलिस्ट बना देंगे वो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखो भैया, मॉनेटरी पॉलिसी आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में किससे रिलेटेड है? ये फ्लो ऑफ मनी अर्थात लिक्विडिटी, यानी इससे लिक्विडिटी से ये संबंधित है। अब मौद्रिक नीतियां जो हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, तो इन मॉनेटरी पॉलिसीज को किसी भी देश की केंद्रीय बैंक अर्थात जैसे कि हमारी केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वैसे ही हर एक देश की केंद्रीय बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज को जारी करती है। आपको मैं आगे एक चैप्टर बताऊंगा, फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय नीतियां। तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीतियां आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन की मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है केंद्रीय बैंक, सरकार, केंद्र सरकार। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी केंद्रीय बैंक जारी करती है अर्थात आरबीआई। लेकिन जो फिस्कल सिस्टम है, ये फिस्कल सिस्टम को ये केंद्रीय बैंक यानी जो राजकोषीय पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसीज है, उसको केंद्रीय बैंक जारी नहीं करती है। फिर एक बार हम आप वापस आते हैं एक बार अपने चैप्टर पे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करना है हमें। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो ये जिम्मेदारी होती है किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, मॉनेटरी नीतियों के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो फ्लो है, जो लिक्विडिटी है, जो मुद्रा का प्रवाह है, उसको कंट्रोल किया जाता है। किसके माध्यम से? भाई यही मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखो कि देश की जो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक, जो हमारी जो आरबीआई है केंद्रीय बैंक, देश के मौद्रिक व्यवस्था का संचालन करती है, और देश की केंद्रीय बैंक इन नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रवाह को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी मॉनेटरी पॉलिसीज आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मनी आर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिसीज द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ट्राइज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। यानी जो इसी के माध्यम से जो मनी को, यानी उसके फ्लो को, उस लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखो, इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यदि मान लो मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति का जन्म होता है। कल मैंने एक बहुत, ये जो मुद्रास्फीति हमारा जो चैप्टर है, बहुत मैंने डिटेल में इसके बारे में समझाया था। ऑब्वियस है, स्वतः आप देखोगे कि मान लो अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पैसा को पंप कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा का मुद्रा का प्रवाह कर दिया जाए, तो मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई उत्पन्न हो जाएगी। क्यों महंगाई? क्योंकि पैसा मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई तो उतनी है नहीं है, तो ऑब्वियस है मुद्रास्फीति को जन्म देगी। अब इसके साथ साथ आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में जो पॉलिसीज हैं, इनके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। किसके? मुद्रास्फीति को किसके माध्यम से, किनके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा इसको कंट्रोल
किया जाता है। अब यदि मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि पैसा ज्यादा जाएगा। अब पैसा जब ज्यादा जाएगा तो मुद्रास्फीति लाजिमी है, मुद्रास्फीति स्वतः बढ़ेगी। इसके साथ साथ देखोगे कि अर्थव्यवस्था में अगर मान लो कि लिक्विडिटी की कमी हो जाए, अगर तरलता की कमी हो जाए तो जो मुद्रा का फ्लो है वो कम हो जाएगा। और जब मुद्रा का फ्लो कम हो जाएगा तो मांग में कमी आएगी, और जब मांग में कमी आएगी तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। तो इन नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसा जो है वो पंप करने का प्रयास करेगी, ज्यादा पैसा पंप करने का प्रयास करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन नीतियों के माध्यम से जो रिजर्व बैंक है वो अर्थव्यवस्था में जो अधिक फ्लो पैसा का कर देगी, तो जो लगातार आर्थिक समृद्धि वो प्रभावित हो रही थी तो क्या हो जाएगी, प्रभावित मतलब वो मैनेज हो जाएगी। या अर्थव्यवस्था में जब मनी का फ्लो हो जाएगा तो आप देखोगे कि स्वतः जो अर्थव्यवस्था लगातार डिक्लाइन कर रही थी वो एक लेवल पे आ जाएगी। अब मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कितना पैसा किस क्षेत्र में कितनी रेट पर जाना है, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कौन तय करेगा, भाई केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई तय करेगा। अब भारत में मौद्रिक नीतियां जो हैं अप्रैल के माह में जारी होती हैं और परंतु ये प्रत्येक 2 माह में इनकी समीक्षा, इनका रिव्यू होता है और इनका 3 प्रमुख उद्देश्य है। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा सुनिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी को मैं ओवरऑल आपको 1 मिनट में पूरा कन्फाइन करने का कोशिश करूंगा। देखो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये वैसी नीतियां हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो अधिक पैसा है या फिर कम पैसा है, तो अगर अधिक पैसा है तो मुद्रा के फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाएगा, या पैसा मान लो बहुत कम है तो मुद्रा के प्रवाह को क्या करना, सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अब भारत में मौद्रिक नीतियां ये तो मैंने बताया कि अप्रैल में जारी होती हैं, लेकिन प्रत्येक 2 माह में इनका रिव्यू होता है। इनके प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। मौद्रिक पॉलिसी जो मौद्रिक नीतियां जो मॉनेटरी पॉलिसी, इनके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या क्या है? एक तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना यानी महंगाई को नियंत्रित करना, दूसरा आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, मैनेज करना, और घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जो उसका एक्सचेंज रेट है उसको संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये प्रमुख उद्देश्य हैं और ऐसा नहीं है कि यही अकेले मात्र 3 उद्देश्य हैं, इससे भी अधिक भी, मतलब इससे जो गौण उद्देश्य हैं वो और भी हैं, यानी जो कुछ छोटे छोटे भी उद्देश्य हैं तो वो और भी हैं, लेकिन प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। अब भाई, मौद्रिक नीतियों के तहत मुद्रा के प्रवाह की तुलना में आप मुद्रा का जो प्रवाह है तो इसको नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो कुछ उपकरणों का प्रयोग होता है। ऐसा तो है नहीं है कि आरबीआई ने कहा तो मुद्रा कंट्रोल, जो मुद्रा का फ्लो है, जो तरलता का प्रवाह है वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, इसके लिए कोई ना कोई टूल्स का प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए कोई ना कोई किट का प्रयोग किया जाएगा, कोई ना कोई उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो यही जो उपकरण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ये मौद्रिक नीति के उपकरण कहलाते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसीज के उपकरण कहा जाता है। और यही जो इन्हीं उपकरणों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में जो अधिक पैसा, मान लो अगर अर्थव्यवस्था में पैसा की जरूरत है तो अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित की जाती है, यानी फ्लो अधिक पंप किया जाता है, या फिर अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है तो उसके जो फ्लो है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रॉपर कम कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कह लो कि अगर अतिरिक्त धनराशि है अर्थव्यवस्था में तो उसको सक कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। अब मौद्रिक नीतियों के उपकरणों को 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं। ये जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं इनको प्रॉपर 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो पारंपरिक उपकरण होता है, दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण होता है। अब देखो, मैंने क्या बताया कि भाई मौद्रिक नीतियां जो जारी करी जाती हैं तो इन सभी चीजों का, अब देखो, इनका एक उपकरण होता है, इनका टूल होता है। इन्हीं टूल का प्रयोग करते हुए जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को, जो मैंने बताया, जैसे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, आर्थिक जो समृद्धि है उसको प्रबंधित करना और घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना, ये सभी कार्य हैं। लेकिन
लेकिन जो मौद्रिक नीतियां हैं, इनके जो उपकरण हैं, इनको मेनली दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक ट्रेडिशनल होता है, पारंपरिक होता है, और एक नॉन ट्रेडिशनल होता है, गैर पारंपरिक होता है। अब भाई पारंपरिक उपकरण और गैर पारंपरिक उपकरणों में क्या डिफरेंट है? तो भाई देखो, सामान्य परिस्थितियों में जो पारंपरिक स्थितियों का प्रयोग किया जा पारंपरिक जो नीतियां हैं, पारंपरिक नीतियों का, पॉलिसीज का, ट्रेडिशनल पॉलिसीज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कंडीशन एडवर्स हो जाती है, या ऐसा कह लो कि पारंपरिक जो पॉलिसीज हैं वो फेल कर जाती हैं, तो असामान्य परिस्थितियों में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हुबर और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, यानी नकारात्मक ब्याज दर। और जब मैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बताऊंगा, तो मैं आपको यहां पे दो प्रकार का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। एक तो वो जो आरबीआई क्या करती है, किसी भी देश का, सॉरी हमारे लिए तो आरबीआई है, लेकिन किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, तो अगर बैंकों का जो पैसा अगर मान लो केंद्रीय बैंक के पास जाता है, तो वह ब्याज ना देकर के कट डाउन करती है। वो तो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। और यहां से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन काफी डीप में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहां से कभी ना कभी मुझे लगता है इस पॉइंट को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई हेलीकॉप्टर हुबर क्या होता है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नकारात्मक ब्याज दर क्या होता है। देखो भाई, नकारात्मक ब्याज दर का मतलब यही है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का, कि आपको ब्याज ना मिल करके पैसा ऊपर से काट लेना। जैसे कि कुछ देश हैं, खासकर जैसे जापान है या फिर ब्रिटेन है, जापान में तो ज्यादा इसका प्रयोग नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का किया जाता है, ताकि देखो ये इकोनॉमी सैचुरेशन में पहुंच गई है, और इकोनॉमी जब सैचुरेटेड हो जाती है तो वहां मांग कम जाती है। अब मांग को बनाए रखने के लिए वहां का जो केंद्रीय बैंक है या जो वहां के बैंक है, वो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। जैसे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी मुद्रास्फीति में मांग को बनाए रखने के लिए एक बढ़िया कदम के तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम पारंपरिक उपकरण जो है, हम तो ये देखा गैर पारंपरिक उपकरण, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखो एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक ये कब यूज किया जाता है? सामान्य परिस्थिति में। लेकिन जब स्थिति एडवर्स हो जाए तो गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक में मैंने तीन बताया, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हुबर और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। इसमें से में भी मेंशन होगा। देखो ये आपका जो हेलीकॉप्टर मनी है, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हुबर और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ये क्या है भाई? ये जो है ये गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत है। गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत। अब पारंपरिक उपकरण को हम पुनः दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पारंपरिक को दो भागों में अगर आप बांटोगे तो एक होता है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, एक होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव। अगेन सुनना भाई, गैर पारंपरिक उपकरणों को हम तीन भागों में क्लासिफाई किया, लेकिन जो पारंपरिक उपकरण है इसको अगेन हम कितने? दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। एक तो मात्रात्मक उपकरण और दूसरा गुणात्मक उपकरण। एक मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। सामान्य परिस्थितियों में गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग, मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का, टूल का प्रयोग किया जाता है। जब मान लो कि परिस्थिति एडवर्स हो तो गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब जब मात्रात्मक उपकरण असफल हो जाए या विफल हो जाए या वो काम के ना रह जाए या काम ना करें, तब मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का अगर मान लो कि इनमें से जैसे कि किसी भी चीज को लेकर के कोई भी उपकरण प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है मात्रात्मक उपकरण को दी जाती है। और जब ये विफल हो जाते हैं तो मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, या अकेले यानी गुणात्मक उपकरणों का अकेले प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो, भारत में जो आरबीआई के द्वारा जो जारी किए जाने वाले 7 मात्रात्मक उपकरण हैं। अगेन मात्रात्मक उपकरणों को 7 भागों में बांटा जाता है। मात्रात्मक उपकरण है जो, इसको अगेन 7 भागों में बांटा जाता है। एक मिनट, इसको ना अगेन 7 भागों में बांटकर देखा जाता है। अब भाई 7 भागों में क्या क्या है? पहला अगर हम बात करें, इस पे मेंशन होना चाहिए, हाँ देखो यहां पे पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। डिटेल से पढ़ेंगे।
SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या लीगल लिक्विडिटी रेशियो LLR या SLR सांविधिक तरलता अनुपात या कुछ भी मिले, ठीक है, यानी SLR LLR या सांविधिक तरलता अनुपात वो यही है। तीसरा उपकरण है मात्रात्मक के अंतर्गत OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर खुली बाजार की प्रक्रिया। चौथा है बैंक रेट और पांचवा है रेपो रेट। छठवां है आपका रिवर्स रेपो रेट और सातवां है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा यह मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो हम पहले इन्हें समझने के लिए मैं एक आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि ये जब तक मैं एक वर्ड यूज करूंगा NDTL यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, तो पहले तो इसे समझाना बनता है। अगर आप इसे समझ नहीं आया तो फिर मैं हर जगह जितना भी आपको मात्रात्मक उपकरण बताऊंगा सभी में मैं NDTL, ज़्यादातर लगभग 4-5 में मैं NDTL यूज करूंगा। तो पहले तो जान लो कि भाई ये NDTL क्या है या नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या है। देखो ये भी मेंशन है यहां पे, देखो पहले नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी या टाइम या टर्म एक ही बात है। अगर टाइम लिखा कि टाइम की जगह टर्म लिखा हो तो वही चीज है और टाइम भी वही बात है। अब निवल मांग और सावधि देता। अब भाई बैंकिंग व्यवस्था में जो बैंकों के पास जो पैसा जमा हुआ होता है वह बैंकों की लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी मतलब ये भार समझ लो। जैसे कि बैंकों के पास कितना आपका पैसा जमा है, हमारा पैसा जमा है, पब्लिक का पैसा जमा है, तो बैंकों से तो हम वापस लेंगे ना, तो बैंकों के ऊपर ऑब्वियस है क्या हो गया, भार हो गया एक तरीके से। तो जो बैंकों के पास जो पब्लिक का पैसा जमा हुआ है इसको बैंकों की देयता या फिर लायबिलिटी कहा जाता है। अब अगर मान लो जब इसी जमा राशि में से जो बैंकों के द्वारा जो दिया गया ऋण है वो बैंकों की परिसंपत्ति कहलाती है। ऐसे समझो कोई ए नाम का बैंक है। अब ए नाम के बैंक के पास यानी Y का, X का, Z का, P का, इनको मिलाकर के 100 रुपया जमा है, तो ये बैंकों का क्या कहलाया भाई, लायबिलिटी कहलाया। बैंकों की क्या कहलाई, लायबिलिटी कहलाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि अगर मान लो जो बैंक हैं, तो अगर बैंक ने किसी L को, किसी P को, किसी को S को, इनको क्या है 50 रुपया दे के रखा है, तो यह बैंकों की एसेट्स यानी परिसंपत्ति कहलाई। क्या कहलाई भाई, परिसंपत्ति कहलाई, एसेट्स परिसंपत्ति कहलाई, ठीक है। अब देखो जमा राशि को यहाँ जो बैंकों के पास पैसा जमा होता है उसको देयता कहा जाता है, क्योंकि यह जमा राशि जमाकर्ता की होती है। बैंकिंग व्यवस्था में बैंक जो है उसके प्रति उनकी देयता जो लायबिलिटी है, ठीक है, और इसे उनको वापस करना है, तो ये एक तरीके का ये समझो कि भार की तरह है। बल्कि इसमें से जो दिए गए कोई भी ऋण है तो वो बैंकों की एसेट्स है, परिसंपत्ति है, और बैंक उसमें ब्याज की भी वसूली करती है, ठीक है, तो बैंकों का एसेट्स कहलाता है। अब देखो इसमें से जो है बैंकों की देयता मतलब जो आपका पैसा बैंकों के पास जमा है, बस ये समझो। तो बैंकों की देयता को दो भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो मांग देयता डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा टाइम यानी टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म लायबिलिटी उसको बोलते हैं। तो इसको सावधि देयता भी कहते हैं, सावधि देयता। तो मांग देयता और सावधि देयता, यहां पे देखो आपका जितना भी पैसा बैंकों की जो देयता, मान लो जमा राशि को जो बैंक आपका जितना भी पैसा जमा है ना, तो बैंकों के एक तरीके से ये अकाउंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये समझो कि दो अकाउंट में जाएगा, या तो एक मांग देयता, आप अभी मांग देयता को समझाऊंगा तो आप इसे बहुत अच्छे समझ जाएंगे, और एक सावधि देयता मतलब आपका पैसा दो रूपों में जमा होगा, दो रूपों में आपका पैसा जमा होगा। अब दो रूपों में पहले तो मांग देयता देख लो कि भाई ये मांग देयता क्या है। देखो मांग देयता एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है। अगेन सुनना भैया, बैंकों के पास वो पैसा जो आपका जमा है जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसको मांग देयता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मांग देयता कहते हैं,
ठीक है। अब इसकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें दो अकाउंट आते हैं, एक तो चालू खाता और एक बचत खाता, यानी एक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो ऐसे कह लो कि भाई जो मांग देता है तो इसमें एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब जरा यहां देखना, मैंने क्या बताया कि मांग देता किसे कहते हैं, कि मांग देता ये बैंकों के पास आपकी वो जमा राशि है जिसको आप कभी भी बैंकों से मांग कर सकते हैं और बैंकों को देना पड़ेगा। तो आप ही बताओ मुझे कि आपका मान लो बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, बैंक बहाना नहीं करेगा कि जाओ हम आज नहीं पैसा निकालेंगे, कल निकालेंगे। बैंक हर हाल में आपको पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, ठीक है, तो आपको निकाल के देगा और ये मांग देता के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। वैसे देखो अनऑफिशियल वो बोल दे कि आज पैसा नहीं है, मतलब कोई भी वो चीज बोल दे, बात अलग है, लेकिन वो लीगली ऑफिशियली नहीं कहेगा कि भाई आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है हम उसे निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि उसकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं है और आप कभी भी उससे मांग करेंगे बैंक से, बैंक को देना ही पड़ेगा। दूसरा करंट अकाउंट में आप देखा जैसे कि करंट अकाउंट ये संस्था के नाम पे खुलता है, इंडिविजुअल के नाम पे नहीं खुलता है। अब इसमें जो करंट अकाउंट है इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आपको मैं दोनों में डिफरेंट बता दूं तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, कभी कभी तो खुद पैसा लग जाता है। तो जो करंट अकाउंट है, इस जो आपके करंट अकाउंट में पैसा जमा है उसकी भी आप कभी भी मांग कर सकते हैं, कभी मतलब कभी भी। इसकी कोई परिपक्वता की, कोई मैच्योरिटी का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मांग देता कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा आता है सावधि देता। देखो ये सावधि देता का मतलब क्या है, यदि एक बैंक की जो कुल राशि का वह हिस्सा, बैंक के टोटल जो जमा राशि है उसकी जमा राशि का वह हिस्सा जिसकी परिपक्वता की एक निश्चित अवधि होती है, सावधि देता। यहां पे देखो सावधि देता बैंक, मान लो कोई बैंक है, क्या है भाई, ये कोई बैंक है, तो बैंक, ये जो बैंक है तो मान लो इसके पास आपका, इसकी जो जमा राशि है वो 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, लेकिन इसमें से 50 रुपया ऐसा है जो सावधि देयता के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि एक बैंक की कुल जमा राशि का वो हिस्सा जिसकी परिपक्वता की एक निश्चित अवधि होगी, एक मैच्योरिटी टाइम होगा, जमाकर्ता जमा राशि को परिपक्वता के बाद ही निकाल सकेगा, परिपक्वता के पहले नहीं निकाल सकता है, ठीक है। इसको सावधि देयता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी वैसे अकाउंट होते हैं, एक एफडी आप जो करवाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, और दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट या रिकरिंग अकाउंट। देखो भाई रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट लिख लो। फिक्स्ड डिपॉजिट, मान लो आपने एफडी करवाया 2 साल का, तो आप मुझे बताओ कि 2 साल से पहले बैंक पैसा निकाल के देगा क्या? नहीं देता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं देता है, अन्यथा पैसा मिलता है वो बहुत कट व डिडक्ट होके पैसा मिल जाता है, ठीक है। मतलब उसमें जो नाम्स होते हैं कुछ ऐसे कि अगर आपको बहुत ही वैसी आपके साथ मान लो एडवर्स कंडीशन आ गई तो पैसा मिल जाता है, लेकिन बहुत वो डिडक्ट होके पैसा मिलता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर परिपक्वता की अवधि से पैसा, उससे परिपक्वता की अवधि से पहले पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सावधि देयता यानी टर्म डिपॉजिट, ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट था और ये टर्म डिपॉजिट, तो उसको सावधि देयता में जैसे फिक्स एफडी आ गया। दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, तो पहले तो आप जान लो कि भाई ये रिकरिंग अकाउंट क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रिकरिंग का मतलब मैं जब आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा तो म्यूचुअल फंड में एक चीज और बताऊंगा कि भाई उसमें से एक एसआईपी होती है, मतलब उसमें से जो जमा करने का निवेश करने का 2 सिस्टम होता है, एक लमसम अकाउंट होता है, एक एसआईपी। आप लमसम में मतलब एक बार जमा कर दो और एक निश्चित पीरियड तक वो मतलब
मतलब नहीं आप निकाल सकते हो और परिपक्वता के बाद पैसा मिलता है, या फिर लेकिन जो दूसरा ये उस पे है तो एक निश्चित टाइम बाद आप जमा कर सकते हो, मतलब उसमें निवेश कर सकते हो। वैसे रिकरिंग डिपॉजिट भी ऐसा है कि मान लो ऐसे समझो कि भाई इसमें से ना ये ओपन एंडेड की तरह है कि मान लो 3 माह में ये ओपन, आपका 3 माह में आपको 10 रुपया जमा करना है, फिर अगले 3 माह में 10 रुपया जमा करना है। तो ये ना आप एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद पैसा जमा कर सकते हैं, निश्चित टाइम पीरियड के बाद आप इसमें से पैसा जमा कर सकते हैं। तो इन खातों में रखी गई धनराशि को जमा करता अपनी इच्छा के अनुरूप कभी नहीं निकाल सकता, चाहे वो रिकरिंग अकाउंट हो या फिर चाहे वो फिक्स्ड अकाउंट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो। ठीक है, अब जब बैंक की मांग देता और सावधि देता को ऐड कर दिया जाए तब यह बैंक की निवल मांग सावधि देता यानी एनडीटीएल कहलाएगी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अब समझ में आया। मैं बार बार वहां आपको जब मात्रात्मक उपकरण बताता, पारंपरिक उपकरण का एक हिस्सा है मात्रात्मक उपकरण जो कि सीआरआर, एसएलआर, मैंने 7 प्रकार के बताए। मैं वहां अब आपको सारा इसे समझाऊंगा नहीं हर बार, मैं वहां बस ये वहां ये बता के निकल जाऊंगा कि भाई एनडीटीएल, तो एनडीटीएल तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा सर एनडीटीएल बोल रहे हैं यानी बैंकों के पास जो पैसा जमा है उसकी बात कर रहे हैं। अब एनडीटीएल का मतलब एक बार थोड़ा सा और इसको मतलब अपनी भाषा में, मेरी भाषा में समझ लो, क्योंकि ये तो मैं आपको एकेडमिक लैंग्वेज बताया, थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो। देखो इसको ऐसे समझो, एक मिनट, एनडीटीएल को ना ऐसे समझो कि बैंकों के पास जितना भी पैसा है, बैंकों के पास आपका यानी पब्लिक का जितना भी पैसा जमा है वो बैंकों का एनडीटीएल है। कुल जमा राशि बैंकों की एनडीटीएल कहलाती है। एनडीटीएल देखो भाई, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी आप समझ गए होंगे। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, निवल मांग और सावधि देयता। निवल मांग एवं सावधि देयता। सावधि नेट डिमांड, निवल मांग और सावधि देयता यानी एनडीटीएल। देखो भाई ये एनडीटीएल का ये फंडा क्या है, इसे थोड़ा सा जान लो। इसको आप ऐसे करो कि एक मांग देता है, मांग देता मतलब आपका पैसा जमा है बैंक के पास, और जब भी आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक खट से निकाल के देगा, बोलेगा मतलब ये आपको रोकेगा नहीं। इसके अंतर्गत 2 अकाउंट आता है, ये पूछा जाएगा। आपने कासा सुना होगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कासा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ध्यान से सुनना, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी लिख लो, बस कासा। तो मांग देता के अंतर्गत कासा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आपके अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसमें पैसा जमा है तो बैंक मना नहीं करेगा। तो ऐसे पैसा को हम ना मांग देता के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। दूसरा होता है सावधि। सावधि का मतलब टाइम होता है, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। सावधि देयता, सावधि देयता मतलब ये भी पैसा आप ही का पैसा है, जमा है, लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट है। जैसे इसमें 2 अकाउंट, एक एफडी एक रिकरिंग डिपॉजिट। तो एफडी मान लो 2 साल की करवाई तो 2 साल से पहले पैसा नहीं निकालेगा। वैसे ही एफडी का ही एक मतलब प्रारूप होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैंने बताया अगर रिकरिंग के अंतर्गत है तो निश्चित टाइम पीरियड बाद पैसा निकलेगा। तो ये आप जब मांग करोगे तो तुरंत आपको पैसा निकाल के नहीं दिया जाएगा, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा, बल्कि ये टाइम का ध्यान रखा जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझो कि भाई जैसे कि एक बैंक है, मान लो बैंक बी है। बैंक बी में जो, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे तो मेरी फोटो आ रही होगी तो यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, एक मिनट रुकना, ये ध्यान रखना पड़ता है ना। इस कोने पे लिख लेते हैं। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक बी है, क्या है भाई सॉरी बैंक बी है, और ये जो बैंक बी है तो बैंक बी के पास 100 रुपया आपका जमा है, पब्लिक का जमा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये तो पहले आप देखो इसे एनडीटीएल कहा जाएगा, एनडीटीएल कहा जाएगा। अब मान लो कि सेविंग अकाउंट में 25 रुपया जमा है इस बैंक के, 30 रुपया मान लो इस बैंक के किस में जमा है,
₹30 मान लो करंट अकाउंट में, ये सेविंग अकाउंट हो गया और एक करंट अकाउंट हो गया, ठीक है। ₹100 टोटल था। अब मान लो इसमें से ₹30 की एफडी है तो 30 60 हो गया और ₹5 का रिकरिंग डिपॉजिट है, ₹5 का। तो भाई ये दोनों सेविंग और करंट मतलब मांग देयता के अंतर्गत आएंगे और ये दोनों है ना टाइम डिपॉजिट। इसमें जहां टाइम पीरियड की बात होगी तो ये टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत, ये सावधि देयता के अंतर्गत आएंगे। तो ये है। अब इस टोटल पैसे को ही एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी मांग के अंतर्गत और जो टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत जो पैसा आएगा उसको एनडीटीएल कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? एनडीटीएल कहा जाएगा। तो भाई आपने इस चीज को देखा। अब मैं बार बार नहीं, यही अगर इसे नहीं समझ आता मैं आपको स्किप कर जाता तो फिर बार बार समझाना पड़ता। तो पहले आपने ये देख लिया। अब मैं एनडीटीएल बोलूंगा, आप कहीं भी वो नहीं बोलूंगा कि अब समझाऊंगा नहीं कि मांग देता सावधि देता, ठीक है ना, एनडीटीएल की बात होगी। चलो आगे देखते हैं। देखो आ गया एनडीटीएल, कैश रिजर्व रेशियो CRR। खूब सुने होंगे, ध्यान से सुन लेना, इसके बारे में खूब आपने सुना होगा, लेकिन यहां मैं जो बताऊंगा CRR कैश रिजर्व रेशियो। देखो भाई CRR में यह बैंक के कुल जमा राशि यानी एनडीटीएल का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। दोबारा सुनना, यह बैंकों की कुल जमा राशि का, जो बैंकों के पास पैसा जमा है यानी एनडीटीएल, तो एनडीटीएल का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। उसको जो जितना अनुपात होता है उसको क्या कहा जाता है? उसका एक निश्चित अनुपात होता है, उसको नगद आरक्षी अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। जैसे इसका जो रेट है इस समय 3% है, ठीक है, सॉरी 3% नहीं 4% है, 4% है ना। तो इसमें से मान लो ऐसे इस एक उदाहरण से समझो कि जैसे CRR के रूप में जो रखा गया पैसा है, जो रखी गई धनराशि है, वो आरबीआई बैंकों को न ही, जो आरबीआई के पास पैसा चला गया तो आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं अदा करेगा और इस पैसे का न ही बैंक प्रयोग कर सकती और न ही आरबीआई प्रयोग कर सकती। यह धनराशि CRR के तौर पे अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है और जब CRR के तौर पे अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है तो इसमें आप देखोगे कि इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब इंपैक्ट क्या, मैं अभी आपको बताऊंगा इंपैक्ट कैसे देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहीं से इसके इंपैक्ट से पूछा जाएगा तो वही बता देता हूं। देखो भैया, पहले से पूरा समझा दूं फिर मैं उसको ना उदाहरण के साथ समझाऊंगा, नहीं आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो एक चीज और देख लो, इसमें देखो जो स्टार्टिंग में ना प्रारंभ में जो CRR में एक रेंज लागू होती थी, एक परिसीमन लागू होता था। अब आरबीआई CRR को 3% से नीचे और 15% से ऊपर इसको नहीं ले जा सकता था, एक रेंज लागू हुआ करता था। लेकिन आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये परिसीमन था, ये जो रेंज था इसको हटा लिया गया, इस परिसीमन को हटा लिया गया। अब इसको 3% से नीचे लाया जा सकता है और इसको 3% से नीचे लाया जा सकता है और 15% से ऊपर भी ले जाया जा सकता है। अब इसमें से प्रॉपर आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में है क्या। अब इसे जरा सुनो थोड़ा सा। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब एक बैंक है, मान लो एक बैंक है, इस कोई ए नाम का बैंक ले लो, इसके पास ना ₹100 जमा है लोगों का, क्या कहलाएगा ये? एनडीटीएल कहलाएगा। ध्यान से सुनना, एनडीटीएल कहलाएगा। तो आरबीआई जो ये बदलती रहती है, ये रेट जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो बदलता रहता है, तो आरबीआई जो उस समय अनुपात तय करेगी, डिसाइड करेगी, तो उस अनुपात में उसके टोटल एनडीटीएल से कैश में आरबीआई मतलब ये जो बैंक को आरबीआई के पास रुपया इसको जमा करवाना पड़ेगा, आरबीआई के पास पैसा रखवाना पड़ेगा, CRR के जो रूप में पैसा ये भेजना पड़ेगा। अब ऐसे समझो, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो कि इसका रेट 10% है, मान लो, ठीक है 4%, लेकिन मानने में क्या जाता है,
तो जरा समझना यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन आएगा, फिर अगर एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे। एनडीटीएल कितना है भाई? 100 रुपया। 100 रुपया का मतलब बैंकों के पास हमारा जो पैसा है 100 रुपया बैंकों के पास जमा है। बैंकों की लायबिलिटी है, बैंकों पर एक तरीके से भार भी है। और 10% जो है इस 100 रुपए में, यानी 10 रुपया, कितना हुआ? 10 रुपया, ये बैंक कहां जमा करेगा? अपने माई बाप के पास, आरबीआई के पास। आरबीआई माई बाप ही तो है ना, बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो ये अपने माई बाप के पास कैश में, वो भी ध्यान से सुनना, ये अगेन कैश में जमा करवा देगा। अब इसके पास बैंक का उद्देश्य क्या होता है? अल्टीमेट इसका उद्देश्य यही होता है कि भाई लाभ कमाना। लाभ कब कमाएगा? जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा और ये उधार देगा तो अपना ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, रिटर्न प्राप्त करेगा। तो आप बताओ कि बैंकों के पास जितना पैसा अधिक होगा उतना ही तो बैंकों को रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा। अब बैंकों का ये जो 10 रुपया है ये तो अर्थव्यवस्था में नहीं दे पाएंगे, ये बैंक ये किसी को ऋण नहीं दे पाएंगे। तो इसमें ये जो पैसा कहां चला गया? ये तो आरबीआई के पास चला गया। और आरबीआई कह रहा है कि मैं इस पैसे को यूज नहीं करूंगा, तुम भी यूज नहीं करोगे, और ना ही इस पैसे में मैं तुम्हें ब्याज दूंगा। तो एक तरीके से ये पैसा तो फ्रीज हो गया ना। और जो बैंकों का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, तो भाई 10 रुपए में तो ये लाभ नहीं कमा पाएंगे। 10 रुपया तो एक तरीके से फ्रीज हो गया, ठीक है। उदाहरण मैंने 10 रुपए का दिया है, ये जो रेशियो है बदलता रहता है। इस समय जैसे इसका रेट है 4%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मान लो जो मैंने क्या बताया, मान 10 रुपया ये फ्रीज हो गया, तो आप ही बताओ कि अब तो 90 रुपया है इन बैंकों के पास कारोबार के लिए, तो इनका खुद कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। और साथ में जो जहां 100 रुपया मार्केट में जाता अब 90 रुपया ही जाएगा। तो बताओ कि अर्थव्यवस्था में, अब मान लो, याद करो कि अगर ऐसा लगता है, अगर क्या लगता है कि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो महंगाई कब होगी? जब पैसा ज्यादा होगा अर्थव्यवस्था में। पैसा कब होगा? जब रोजगार और ये सारी चीजें होंगी। तो आप यहां ये समझ पाओगे कि भाई जब पैसा ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई को पैसा क्या करना है? किसी न किसी माध्यम से सक करना है या कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी कि ये वाला जो रेट है इसको हाइक कर देगी। इसको क्या कर देगी? हाइक कर देगी। मान लो इसको कह दे कि 50 रुपया, इसको क्या कह दे कि भाई जो अब जो CRR है वो 50 रुपया। तो ये तो बैंकों का जो 100 रुपए में 50 रुपया कहां चला गया? आरबीआई के पास। अब कारोबार के लिए 50 ही बचा, तो भाई अर्थव्यवस्था में 50 ही रुपया तो जाएगा ना। तो पहले जहां 90 जा रहा था पैसा जहां 90 जा रहा था 50 जाएगा। तो तुम ही बताओ कि ये मुद्रास्फीति है वो कम होगी कि नहीं होगी? और उद्देश्य क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। अब भेजे में भेज पाया या नहीं? मतलब जो आपका दिमाग है घुस पाया दिमाग में या नहीं? देखो CRR पढ़ लेना, ये बड़ी बात नहीं है। CRR का जो इंप्लीमेंट और इसका मतलब क्या है ये समझ पाना बड़ी बात है। और क्वेश्चन आपके रेट से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसकी परिभाषा से नहीं पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना यूपीएससी बहुत चालाक है और आपके साथ कंपटीशन में वो लोग नहीं हैं। कंपटीशन में वो लोग नहीं हैं। कंपटीशन में वो लोग का मतलब मेरा कि जो एकदम नए खिलाड़ी नहीं है। आपके साथ कॉम्पीट करने वाले वो व्यक्ति हैं जो एक बेहतर समझ रख रहे हैं, किसी न किसी एमएनसीज में वर्क करके आए हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के आए हैं, आईआईटी मद्रास से पढ़ के आए हैं। तो ऐसी जगह से जो बच्चे पहले से उसका दिमाग खुला हुआ है और ये चीज़ें टेक्निकल हैं। यूपीएससी आप देखो, आप खुद ही सोचो कि यूपीएससी आपको इकोनॉमी पढ़ा के अगर आईएएस बनाना चाहती है उसका क्या मतलब है? वो क्या चाहती है? हिस्ट्री पढ़ा के आपको आईएएस बना रही है। आईएएस बन के आप क्या करोगे? आपको मैनेजमेंट ही तो संभालना है, जिले को कैसे चलाना है, प्रशासन देखना है। तो भाई ये ना, इसका आपको वहां कोई काम नहीं आएगा, लेकिन आपकी समझ विकसित हो जाएगी। आप कितने रैशनल हैं, आप चीजों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, आप जरा उसकी डिमांड को तो समझिए। आज जिस दिन आपने यूपीएससी की डिमांड को समझ लिया तो आप उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली खुद ही चालू कर देंगे पढ़ाई, है ना। तो मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि प्लीज इकोनॉमी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अब जैसे अगर मैं पॉलिटी पढ़ाऊं, मतलब मैं पढ़ाऊंगा जैसा भी देखो, अगर मान लो मैं पॉलिटी पढ़ाऊं तो मैं हमेशा पढ़ाया भी है मैंने, मैं हमेशा ज़्यादा फोकस कहाँ करता हूं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस केसेस में करता हूं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर आपको देखो पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ये तब आएगा जब आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा। आर्टिकल मान लो ऐसे ऐसे समझो कि मान लो जो 1978 में यानी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को थोड़ा बहुत मतलब जो कहा गया कि भाई आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो, जो कि इंदिरा जी ने क्या किया था कि राष्ट्रपति को उनकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी पहले 42 के अंतर्गत, लेकिन 44 में जनता पार्टी आती है, चीजों को बदल देती है। ऐसा क्यों हुआ? एक परिदृश्य बना। आपने देखा कि उस समय राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पावर नहीं था, जस्ट पपेट थे राष्ट्रपति, और वैसे भी कठपुतली ही कहा जाता है। ठीक है, बेशक हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं और सम्माननीय है, सारा सब कुछ है, लेकिन ये सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के मुखिया तुम हैं, लेकिन वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री हैं। सारी शक्तियां तो वास्तविक तौर से प्रधानमंत्री में निहित है। तो उस समय और इनके पावर्स को लेकर के लिमिटेशंस थी। तो जनता पार्टी की या फिर उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि जनता पार्टी को ये ऐसा करना पड़ा कि नहीं भाई राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बना के 1975 में जब ये इमरजेंसी लगाई गई, तो भाई अगर राष्ट्रपति के पास थोड़ी बहुत पावर है तो राष्ट्रपति अपने समझ के अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत रेसिस्ट कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति रेसिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कि लोगों के सामने तो मैटर जाएगा ना। फिर बाद में कुछ होता है, वो इन्हें बाद में चुनाव भी तो पार्टियों को लड़ना है, तो एक बार अगर मैटर जनता के बीच आ गया, अगर हाईलाइट हो गया, तो जनता फिर उसका तो डिसीजन निर्णय लेती ही है कि आगे फिर क्या करना है। तो सबसे जो जरूरी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट के पीछे ना आप लॉजिक ढूंढिए, ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर आपको ये समझ आ गई, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आप सोचते हैं, ये बहुत मैं क्लियर कट और हमेशा बोलता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि रट के पीपीटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यूपीएससी हो जाएगा, तो भैया मैं तो बिल्कुल, मैं कभी नहीं ये आपको बटरिंग नहीं करूंगा कि नहीं मैं पढ़ा दूंगा तो हो ही जाएगा। भाई आपके साथ कंपटीशन में बहुत लोग हैं, और वैसे लोग हैं, मैंने बताया आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, एकदम मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, और उनके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में आप जो बीए बीएससी करके जा रहे हो, ये नहीं करा खराब वो नहीं है, लेकिन आप जान रहे हो कि कितना क्या है। ठीक है, तो आपके साथ कंपटीशन में वो लोग हैं, तो आपको इसके पीछे का लॉजिक जानना पड़ेगा, अन्यथा चीजों को नहीं कर पाएंगे। पीटी हो भी गया लेकिन मेंस नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मैं अगेन बोल रहा हूं, अब जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है, आजकल हिस्ट्री पर तो घुसने का बड़ा, तो हिस्ट्री पढ़ाता हूं, जैसे चाहे आप कोई चाहे इंडस वैली हो या कोई भी हो, मतलब लोगों का सबसे कम इंटरेस्ट कहां आता है? एंशिएंट में, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एंशिएंट में बना देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पूरी सारा खेल लॉजिक का है। अब जैसे कि एक उदाहरण दूं, मान लो महायानी और हीनयानी, आप देखोगे कि महायानी और हीनयानी को लेकर आप कहोगे कि इकोनॉमी की क्लास चल रही है और सर महायानी हीनयानी डिस्कस कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर हिस्ट्री की क्लास में होगा। खैर छोड़ो, ये कैश रिजर्व रेशियो आपने सीआरआर को देखा, सीआरआर का रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीआरआर का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्यों जारी करी जाती है। अगर आपको यह समझ है कि मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य हमें पता है, तो इसके उद्देश्यों को ढूंढो, उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, स्वतः चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। मैंने वही कहा कि भैया अगर अर्थव्यवस्था में, ध्यान से सुनना, अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा है तो क्या करेगा? आरबीआई कह देगा कि रुक जाओ, तो सीआरआर के रेट को बढ़ा देगा। सीआरआर का रेट बढ़ जाएगा, जैसे मैंने यहां उदाहरण से समझाया कि 10 से 50 रुपया हो जाए तो 50 रुपया तो फ्रीज हो गया ना, इसका कोई ना आपको आरबीआई रिटर्न करेगा, ना ही ब्याज देगा, ना ही आप यूज कर पाओगे, ना ही आरबीआई यूज कर पाओगे यूज कर पाएगी, तो ये तो फ्रीज हो गया पैसा। तो भाई आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो मुद्रास्फीति अर्थात सप्लाई कम होगी मुद्रा की। अब बैंकों को के पास पहले 100 रुपया देने को था, अब 50 ही बचा, तो भाई जब बैंकों के पास 50 रुपया ही बचा तो ये अपना क्या कर देंगे, अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट हाइक कर देंगे, तो लोग पैसा लेने से कतराएंगे। लोग पैसा लेने से कतराएंगे तो भाई जो मुद्रास्फीति की दशा थी, मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और सप्लाई तो थोड़ा सा कम रह जाती है। जो समग्र मांग से सप्लाई थोड़ा बहुत कम होने की वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होगा कि जो महंगाई थी वो कंट्रोल हो जाएगी।
अब इसी के जस्ट अपोजिट भी सोच लो जरा, इसका अपोजिट का मतलब क्या है? अगर मान लो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी दिख रही है, मंदी चल रही है, एक तरीके से पैसा है ही नहीं है, तो आरबीआई को दिमाग में आएगा कि यार लोग तो कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, अब मंदी की दशा है, तो अब देखोगे आर्थिक समृद्धि भी तो हमारी प्रभावित होगी, जीडीपी प्रभावित होगी और रोजगार भी प्रभावित होगा, सब कुछ प्रभावित होगा। तो आरबीआई कहेगा कि एक काम करो, बैंकों को कहेगा कि देखो ये जो आप 4% का मान लो, ये 4% का है सीआरआर, तो आप ना 1% का रखो। तो देखो 3 रुपया तो यहां से चला गया ना बैंकिंग सिस्टम में, मतलब बैंकों के पास बच गया कारोबार करने के लिए, तो कहां पहुंचा देंगे? वो अर्थव्यवस्था में पहुंचा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा सा अब और सुन लेना, मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता, रिवाइज का मतलब कि थोड़ी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, यह बैंक में कुल जमा राशि यानी एनडीटीएल का वो हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य तौर से नगद के रूप में आरबीआई के पास रखती है। बैंक नगद में, कैश में आरबीआई के पास रखेगी। ये टाइम टू टाइम उसका जो अनुपात है कितना यानी परसेंटेज है वो आरबीआई डिसाइड करती रहती है, तो उसको उतने परसेंटेज में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई इस पैसे को नहीं यूज करेगी, न ही आप यूज कर सकते हो और न ही आरबीआई आपको इसमें किसी प्रकार का ब्याज देगी। ठीक है, ये आपने देखा। पहले इसमें क्या है, एक परिसीमन लागू होता था, 3% से नीचे और 15% से ऊपर नहीं लाया जा सकता था। लेकिन आरबीआई अधिनियम 2006 में संशोधन हुआ और जब संशोधन के बाद ये जो रेंज है, ये रेंज को जो लॉक कर दिया गया था, इसके दोनों तरफ के कैप को हटा दिया गया है। इसको 3% से नीचे और 15% से ऊपर भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो सीआरआर को ये जो आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था में अगर पैसा अधिक है तो इसे सोख सकती है, अगर पैसा बहुत कम है तो इसे पंप कर सकती है। और सीआरआर की गणना फोर्टनाइट होती है, 14 दिनों में होती है। यानी हिंदी में आपको जो खासकर यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान रखा करें कि बड़ा क्लिष्ट कभी कभी हिंदी प्रयोग करता है, तो पाक्षिक लिखेगा। ठीक है, पाक्षिक, फुटनाइट, 15 दिन नहीं, 15 दिन आएगा, गलत कर दोगे तो इसकी जो गणना है हर 15 दिन में नहीं बल्कि हर एक 14 दिन में होती है। गणना कैसे होती है, थोड़ी सी गणना भी देख लो आप, मतलब टेक्निकल चीज नहीं बताऊंगा कि कैसे गणना करना है, ऐसे समझ लो। अब सीआरआर समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका व्यवहार में इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा, क्या इंपैक्ट डालेगा अर्थव्यवस्था में, वो इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मान लो ऐसे समझो 100 रुपया एनडीटीएल है, कितना, 100 रुपया एनडीटीएल है, और मान लो 4% का रेट है, एनडीटीएल 100 रुपया है तो 4% का रेट है तो 96 रुपया कारोबार के लिए बच गया। 4 रुपया कहाँ चला गया भैया, 4 रुपया चला गया आरबीआई के पास। अब लोग पैसा जमा कर रहे हैं मान लो बैंक में, तो 7-8 दिन के बाद जाके 200 रुपया हो गया। कितना, 200 रुपया हो गया। तो इसकी गणना कितने दिन में होती है, फोर्टनाइट होती है, ध्यान रखना 14 दिन में होती है। तो अब कितना एनडीटीएल हो जाएगा, ये 8 रुपया हो जाएगा। मतलब 14 दिन के बाद ये जो एनडीटीएल कह रहा हूं, ये जो सीआरआर है, सीआरआर ओके अगेन सॉरी सीआरआर, हाँ एनडीटीएल नहीं, एनडीटीएल तो 200 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा सीआरआर, 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फोर्टनाइट के बाद ये 8 रुपया। अगर मान लो इसी की जगह 50 रुपए ही बचे, लोग अपना पैसा विड्रा कर ले जाएं, तो मान लो कि जो एनडीटीएल है 50 ही बचे, तो फिर 14 दिन बाद कितना, 2 रुपया ही, 2 रुपया आपको आरबीआई क्या कर देगी, वापस कर देगी, 2 रुपया वापस कर देगी। तो ऐसी गणना होती है। ठीक है, ये आपने देखा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आगे देखो एसएलआर, ये देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर। एलएलआर लीगल लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, एलएलआर भी कहते हैं। ओके, चलो देखो एसएलआर या एलएलआर या सांविधिक तरलता अनुपात क्या है। देखो इसमें भी देखो वैसे ही, यह एक बैंक की कुल जमा राशि का वो हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य तौर से अपने पास रखती है। प्लीज फोकस दिस पॉइंट, इसे हाईलाइट करता हूं, नहीं आप लोग ना उसको एक बार वापस जाऊंगा और इसे, क्योंकि यहां आप गलती करोगे। यह बैंकों के, एक बैंक की कुल जमा राशि का या टोटल एनडीटीएल का
वह हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, अपने पास रखती है। सीआरआर में बैंक आरबीआई के पास कैश में रखती थी, लेकिन यहां बैंक अपने पास रखती है, बैंक अपने पास रखती है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती, बेशक उसके पास पैसा है। तो अगर आप ये कहोगे कि सर शायद चोरी से कर ले, सारा तो ऑनलाइन होता है ना, रात शाम में सेटलमेंट होता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो दिमाग में आता है, जब मैं पढ़ा करता था ना, मतलब अभी पढ़ता हूँ पढ़ने का मतलब कि बिना पढ़े पढ़ा नहीं सकता है ना। तो होता क्या है कि जब मैं उस टाइम स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं भी ऐसे क्वेश्चन सली क्वेश्चन दिमाग में जैसे आते हैं कि अच्छा सर चोरी से कर ले। अब जैसे इतना नहीं होता है, तो चोरी से अगर मान लो बैंक क्या कर दे, ऐसा कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल में जो बैंक है, जो एसएलआर है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, यह कुल जमा राशि का वो हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य तौर से अपने पास रखती है। ठीक है, तो ये सब ऑनलाइन होता है, सेटलमेंट शाम में होता है, तो चोरी वोरी बैंक नहीं कर सकता है। इस पैसे को बैंक उपभोक्ता को ऋण के उद्देश्य से नहीं दे सकता है, ऋण के उद्देश्य से प्रयोग नहीं कर सकता है। वर्तमान में यह बैंक की कुल जमा राशि का 18% है। दोबारा से सुनना, बैंकों के एनडीटीएल का कितना भैया, 18% है, 18% है, तो बड़ा अमाउंट है। अब आपको शॉक्ड हो जाना चाहिए कि सर इतना पैसा लेके बैंक लोगों से पैसा लेते हैं, और अगर ये पैसा सब फ्रीज हो जाएगा तो फिर कैसे मैनेज होता होगा बैंकों का। शॉक्ड होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो फिर नॉर्मल नहीं है है ना। तो ये 18% है। देखो, प्रारंभ में एसएलआर की दर पर भी परिसीमन वैसी रेंज लागू हुआ करते थे। अब आरबीआई एसएलआर को 40% से ऊपर और 25% से नीचे नहीं ला सकती थी पहले, लेकिन वही आरबीआई अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसमें संशोधन हुआ, तो इसका जो निचला कैप था 25%, मतलब एक इसमें भी परिसीमन लागू होता था। परिसीमन क्या लागू होता था, एक 40% का, इससे ऊपर नहीं आरबीआई इसको ले जा सकती थी, और 25% से नीचे नहीं। तो ये जो रेंज है परिसीमन, नीचे वाला कैप उसे हटा दिया गया है। ऊपरी परिसीमन आज भी लागू होता है, इसको आज भी आरबीआई 40% से ऊपर नहीं ले जा सकती है। अब ध्यान से सुनना, दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं। एक बैंक एसएलआर को सोना, नगद और सरकारी प्रतिभूति के तौर पे रखती है। एक जो बैंक है, मान लो बैंक है, एसएलआर को 3 चीजों में मेंटेन करती है। सोना, गोल्ड, यानी चलो इसको सोना ही लिख लो, है ना, गोल्ड, दूसरा कैश, और तीसरा सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति अभी समझा दूंगा, अभी नहीं, ये नहीं समझ आएगा आपको, तीनों समझाऊंगा, लेकिन ये पहले सरकारी प्रतिभूति देख लो। प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो भैया, सरकारी प्रतिभूति ना, अगर मान लो बैंकों को सरकार को लंबी अवधि के लिए या कम अवधि के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो यह एक प्रकार का प्रॉमिस पत्र की तरह होता है कि भैया ये हम प्रॉमिस करते हैं इसमें लिख के कि देखो ये आप इसे ले लो और हमें पैसा उधार दे दो, हम आपको ब्याज देंगे, और जब आपको मूलधन भी वापस कर देंगे एक निश्चित टाइम बाद, तो आप हमारी इस प्रतिभूति को दे देना और आप अपना सारा पैसा ले लेना, सेटलमेंट कर लेना। तो सरकारी प्रतिभूति एक प्रकार का, बस ये समझो कि जो सरकार को पैसे लेने की जरूरत पड़ती थी, तो ये आरबीआई को जारी करके देती थी, आरबीआई बैंकों को देती थी, और इसी के माध्यम से वो पैसा प्राप्त कर लिया जाता था। बिल और बॉन्ड जो है, इस सरकारी प्रतिभूति को 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक बिल और एक बॉन्ड के तौर पे। एक बिल और एक बॉन्ड के तौर पे, जिसकी परिपक्वता, वो सरकारी प्रतिभूति जिसकी परिपक्वता की अवधि 1 साल से कम की हो तो उसको बिल, और जिसको इससे ज्यादा की हो उसको बॉन्ड कहा जाता है। मैं जब आपको यानी मनी मार्केट पढ़ाऊंगा तो मनी मार्केट में बिल और बॉन्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। बस ये जान लो कि सरकारी प्रतिभूति को मैंने समझाना चाहा, तो आप उम्मीद करता हूं जो मेरा उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया होगा। यानी सरकारी प्रतिभूति जो सरकार को अगर अपना खर्चा पूरा करना है, बजट से उसका काम नहीं चल रहा है, तो पैसे ये ऋण लेती थी इसको जारी करके, ठीक है, ये सरकारी प्रतिभूति है। अब दोबारा सुनना, जो एसएलआर है, तो एसएलआर को बैंक जो है
3 चीजों में मेंटेन कर सकता है। सीआरआर में क्या था, आपको पैसा रखना है और सिर्फ किस में रखना है, कैश में रखना है। लेकिन यहां बैंकों को विकल्प दिए गए हैं, या तो बैंक गोल्ड रख दें, या तो बैंक कैश रख दें, या सरकारी प्रतिभूति रख दें। अब मान लो 100 रुपया एनडीटीएल है, अब 18% इसका रेट है, तो या तो बैंक चाहे तो कैश में 18% रख सकते हैं, 18 रुपया रख दें, या फिर 18 रुपए के बराबर गोल्ड रख दें, या 18 रुपए के बराबर की सरकारी प्रतिभूतियां रख दें। बस मेंटेन करना है, आपके पास विकल्प हैं, आपके पास विकल्प हैं, आपको मेंटेन करना है। दूसरी बात, ये अपने पास ही रखना है, ये आरबीआई के पास नहीं रखना है। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब बैंकों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं, अब जैसे देखो क्या है, इसमें से आरबीआई बैंकों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं पहुंचाती है, और इसलिए बैंक एसएलआर का जो कम हिस्सा ही इसी प्रारूप में यानी कैश के तौर पे रखते हैं, या फिर ज्यादातर जो बैंक हैं वो एसएलआर जो है सोने के तौर पे इसको प्रायोरिटी देते हैं, और या फिर आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी सरकारी प्रतिभूति के रूप में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी सरकारी प्रतिभूति के तौर पे बैंक देते हैं, फिर सोने के तौर पे देते हैं, और बहुत कम ही पैसा जिसके पास सोना सरकारी प्रतिभूति ना हुई वही कैश में रखता है, अन्यथा कैश में ये पैसा नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो जरा इसका मैं एक उदाहरण बता दूं, ऐसा क्यों है, ऐसा बैंक प्रेफरेंस सरकारी प्रतिभूतियों को ही क्यों देते हैं। ये तो समझ आ गया जितना बताया, जरा इसको मिटा लेते हैं। जो एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को विकल्प दिया गया है कि आप चाहे कैश में रख दो, चाहे आप गोल्ड में रख दो, चाहे सरकारी प्रतिभूति पे रख दो, लेकिन बैंक कहते हैं कि हम भैया सरकारी प्रतिभूति के तौर पे प्रेफरेंस उसी को देते हैं। ठीक है, जब विकल्प हैं सोना, बाबू नहीं, कैश, नगद, सोना बाबू बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, है ना। तीसरा जो होता है सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति। देखो भैया, आपको तो 18% मान लो इसका रेट है, चलो राउंड फिगर में ले लें, 18% है, बस राउंड फिगर में समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लो एसएलआर का 20% रेट है, आरबीआई मान लो 20% कर दिया, तो बैंक के पास विकल्प है कि चाहे वो कैश में रख दे, लेकिन चाहे सोना के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बैंक का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो बैंक अपने पैसे को मतलब फ्रीज नहीं होने देगी, कोशिश करेगी अगर उसको विकल्प मिल जाए तो वह उसमें लाभ कमाने का प्रयास करेगी, वो पैसे को फ्रीज नहीं होने देगी। अब देखो, सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में या फिर कैश में, इन तीनों में सरकारी प्रतिभूतियों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। देखो, मैंने अभी बताया था सरकारी प्रतिभूति के तौर पे कि भाई देखो, सरकार है, सरकार को पैसे की बड़ी ज़रूरत है, सरकार आरबीआई के पास गई, जो ये आरबीआई सरकार का भी बैंक है, और आरबीआई बैंक के पास गई, बैंक के पास सरकार ने कहा आरबीआई से कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है 100 रुपए, तो आरबीआई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, सरकारी प्रतिभूति जारी करके हमें दे दो, हम पैसे लाके दे देंगे। इसने कहा चलो ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूति 100 रुपए की दे दी, ये गया बैंक के पास, और आरबीआई कह रहा है बैंक के पास कि लेना है सरकारी प्रतिभूति। बोले अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ब्याज क्या रेट पे दोगे। अगर ब्याज ठीक ठाक मिलती है तो सरकारी प्रतिभूति पे बैंक निवेश कर देते हैं। उसका दूसरा और कारण है निवेश करने का, भाई सरकार का पैसा, देखो बैंकों का एनपीए है, लोग डूब भी रहा है, पैसा लोग खा के जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा भले ही कम रिटर्न मिलता हो लेकिन सेफ रहता है, तो बैंक एक तरीके से अपना ये सेफ जोन भी खेलते हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है हम निवेश कर देंगे। तो अब इसमें ध्यान से सुनना, ये जो सरकार को 100 रुपया आरबीआई लेके दे देगा, और सरकार इसमें इन्हें क्या देगा, एक कागज का टुकड़ा, जिसको सरकारी प्रतिभूति कह दो, सरकारी प्रतिभूति ये कागज का टुकड़ा एक प्रॉमिस है कि भाई आपने इतना हमें, मतलब ये लिखा पढ़ी है, एक ऑडिट है कि भाई आपने हमसे इतना लिया है इस रेट पे, तो सरकार क्या करेगा, ब्याज देगा। अब भाई एसएलआर एक प्रकार का क्या था, ये भी एक सुरक्षात्मक कदम था। जरा समझना,
SLR या CRR क्यों मेंटेन किया जा रहा है, उसका मैंने कारण बताया कि भाई इसको कंट्रोल भी तो करना है, जैसे कि मुद्रास्फीति है और इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को भी मैनेज करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सरकारी प्रतिभूति ये CRR SLR एक तरीके का ये सुरक्षात्मक कदम भी है कि मान लो पब्लिक का पैसा बैंकों में जमा होता है और डूब जाता है, तो थोड़ा बहुत तो पैसा एक तरीके से मतलब बैंकों के पास जैसे SLR के तौर पे और CRR के तौर पे RBI के पास जमा है, तो कुछ पैसा तो बचेगा ना, तो एक ये भी सुरक्षात्मक कदम है। अब भाई मान लो यहाँ पे सरकार में पैसा निवेश कर दिया, तो यहाँ ब्याज भले ही कम मिले लेकिन ब्याज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर इसने प्रतिभूति 18 रुपए की प्रतिभूति इसने मेंटेन कर दी, किसने, बैंक ने, तो उसका मेंटेन कर दी, तो उसे ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अगर मान लो सोना में इसने निवेश किया, सोना 18 रुपए का रख दिया, तो भाई इसका रेट बड़ा घटता बढ़ता रहता है। पब्लिक का पैसा है, रिस्की है, देखो पब्लिक का पैसा है, सोना रिस्की है, तो बैंक एक सुरक्षात्मक कदम खेलते हैं कि बैंक मतलब ये समझो कि सोने में निवेश करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कैश में तो बिल्कुल भी SLR के तौर पे नहीं करते हैं। अब उनके पास विकल्प है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, पैसा फ्रीज हो जाएगा। अब अपने पास रखना है, कैश में रखना है, तो बताओ इसका क्या फ़ायदा। तो इसमें तो ना ही ब्याज मिलेगा, ये थोड़ा सा रिस्की है। तो इस वजह से सरकारी प्रतिभूति को बैंक क्या करते हैं, SLR के तौर पे इसको प्रायोरिटी देते हैं, इसकी प्रायिकता देते हैं, इसको वरीयता देते हैं। ठीक है, SLR की भी गणना वैसी फोर्टनाइट होती है, पाक्षिक होती है। जो SLR की गणना है ये भी पाक्षिक या फोर्टनाइट होती है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लो, ये तो आप इसका मैकेनिज्म देखा, एप्लीकेशन देखो। यदि ध्यान से सुनना, यदि जो SLR है मौद्रिक नीतियों का एक उपकरण है। अब यह अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण नहीं है तो इसका रेट बहुत ज़्यादा। आप कहोगे कि सर अगर मान लो कि बैंकों की टोटल NDTL का 18% पैसा फ्रीज हो जाए, तब तो बहुत पैसा है, अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो जाएगी। सर इसमें SLR में इतना प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी प्रतिभूतियों के तौर पे SLR में पैसा जो SLR के तौर पे मेंटेन कर रहे हैं बैंक। और ये बताओ कि ये पैसा जो सरकार को दिया है तो सरकार कहाँ खर्च करेगी, सरकार रोड बनाएगी, सरकार विद्यालय में खर्च करेगी, सरकार हेल्थ में खर्च करेगी। तो जो उद्देश्य था पैसा रोकने का, मतलब ये प्रभावी कदम नहीं रहा ना। पैसा अगर मान लो बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है, महंगाई की दशा है, तो आप ही से मैं पूछता हूं कि ये तो पैसा अल्टीमेट कहाँ चला आया, बाजार में ही चला आया, अर्थव्यवस्था में ही चला आया। तो पैसा नहीं रुका ना, तो SLR एक प्रभावी कदम नहीं हुआ। आप कहो कि सर 18 रुपया तो ये निकल, मान लो कि 18% है, तो 18 रुपया अर्थव्यवस्था से निकल आया। कहाँ निकल आया, इसने 18 रुपये के बराबर सरकारी प्रतिभूति रखी है, इसने 18 रुपया दे दिया है सरकार को, और सरकार ने कहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक में ही पैसा खर्च कर रही है। तो SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक प्रभावी उपकरण नहीं है, एक प्रभावी उपकरण नहीं है, पूछा जा सकता है। और यही एप्लीकेशन है। देखो ये एप्लीकेशन मैंने बोलता हूँ ना हमेशा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सके, अच्छे इंटरप्रिटेशन सभी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है UPSC में। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब भाई इसके द्वारा सोना में जो सोना है, निवेशित धनराशि और प्रतिभूतियों में जो निवेशित जो धनराशि अंततः अर्थव्यवस्था में ही चली जाती है। चाहे सोने को ही ले लो, सोने में अगर सोना खरीद के रख लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है अगर मान लो इसमें एक जो है एक बहुत प्रभावी कदम नहीं है। SLR जो है ऋण की दिशा तय कर देता है, लेकिन SLR की दर अगर ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो जो धनराशि है वो सरकार की ओर जाएगी, और SLR की दर कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि उपभोक्ता को ऋण के तौर पे प्राप्त होगी। तो जो CRR और SLR पर ना सिर्फ मौद्रिक नीतियों के उपकरण हैं, बल्कि यह भारत की मौद्रिक व्यवस्था को सुरक्षित भी बनाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले ठीक स्टेटमेंट दिया था। और इसी वजह से इनको आरक्षी अनुपात या इनको रिजर्व रेशियो कहते हैं। इस वजह से इसको रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने SLR को स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी डिटेल से समझा, डिटेल से जाना कि ये है क्या और इसे प्रेफरेंस सरकारी प्रतिभूति के तौर पे क्यों दी जाती है। ठीक है।
उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। देखो अगर डाउट हुआ करे तो नीचे कमेंट में लिखा करो, आप वहां पे जब प्रीमियर ज्वाइन किया करो, लेकिन अगर डाउट को कमेंट में लिखा करो। वहां लिखते हो ना तो वहां मुझे नहीं पता चलता है, अगर कमेंट में लिखोगे तो मैं देख के आऊंगा, अगले दिन आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। तो सारा सब कुछ, और कमेंट से एक ये भी मिलता है कि हमें एक प्रोत्साहन भी मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।